हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। इसके लिए हमें दो हाइपोथेसिस दिए गए हैं। सबसे पहला जो हाइपोथेसिस है वो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो जैसे ही नाम से समझ में आ रहा है कि एंजाइम जो होगा वो यहाँ पे बिहेव करेगा लॉक की तरह, और सबस्ट्रेट जो होगा वो बिहेव करेगा की तरह। ठीक है, तो एंजाइम जो है उसके अंदर सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा, फिर ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ईपी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है कि एंजाइम किस तरह से बिहेव करता है और सबस्ट्रेट किस तरह से बिहेव करता है। तो एंजाइम जो है वो लॉक की तरह बिहेव करता है, और हमारा जो सबस्ट्रेट है वो की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया, एंजाइम लॉक की तरह और सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है। दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। अब ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या है कि इसमें जो है वो एंजाइम हाथ के ग्लव्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो रबर के ग्लव्स आते हैं, कि अगर किसी की उंगलियां अगर लॉन्ग है तब भी उनको फिट आ जाएगा, किसी की उंगली अगर शॉर्ट है तब भी उनको फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम है वो अपने शेप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कुछ इस तरह से हमारा एंजाइम है। एंजाइम के पास यहाँ पे है सबस्ट्रेट से बाइंड करने की साइट, जिसको हम बोलते हैं बटरेसिंग साइट। यहाँ पे सपोज ये आके बाइंड कर गया। यहाँ पे है कैटालिटिक साइट, ये है कैटालिटिक साइट। अब एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो एंजाइम जो है वो अपना शेप चेंज करेगा। तो एंजाइम ने अपना शेप चेंज कर दिया, और अब हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कांटेक्ट में आ गया कैटालिटिक ग्रुप में, और जो कैटालिटिक साइट है वो एंजाइम वो हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर कुछ चेंज करेगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो शेप है वो अलग हो जाएगा, जिसके हेल्प से क्या होगा कि एंजाइम जो है वो वापस से अपने शेप में आ जाएगा, और एंजाइम अलग और यहाँ पे प्रोडक्ट अलग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कहाँ पे किया, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करता है बटरेसिंग ग्रुप या फिर बटरेसिंग साइट के ऊपर, और कैटालिटिक साइट उसके ऊपर चेंज करती है। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, क्या लिखा है कि आफ्टर चेंजिंग सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट द एंजाइम रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल शेप एंड कंटिन्यूज द कैटालिटिक एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इनहिबिशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दो तरीके से हमें इनहिबिशन देखने को मिलता है, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, नाम से हमें पता चल रहा है कि कॉम्पिटिशन है, किसके बीच में कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन है यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में। किस चीज़ के लिए कंपटीशन है, तो एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए कंपटीशन है। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि सपोज हमारे पास 100 एंजाइम्स हैं, 200 सबस्ट्रेट है और 200 इनहिबिटर्स है, तो दोनों के पास लगभग इक्वल चांसेस है कि वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इनहिबिटर है वो बाइंड करे? नहीं, हम नॉर्मली तो क्या चाहते हैं कि भाई हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करे। तो सबस्ट्रेट बाइंड करे, इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि हम जो सबस्ट्रेट का नंबर है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो सपोज़ हमने सबस्ट्रेट का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, तो अब क्या इनहिबिटर बाइंड कर पाएगा? नहीं बाइंड कर पाएगा। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सबस्ट्रेट के ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को कि जहाँ पे Vmax/2 अचीव होता हो उसको हम बोलते हैं माइकेलिस कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे इनहिबिटर हमने डाला है तो इसके इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमने किसका नंबर बढ़ाया? सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाया। तो अगर सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाया तो Km वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, माइकलिस कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? Km वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हम चाहे जितने भी सबस्ट्रेट बढ़ा दें, कितने बाइंड कर सकते हैं? तो जितने एंजाइम के साथ बाइंड होने की जगह है, तो सपोज 100 बाइंड कर सकते हैं एंजाइम के साथ, तो 100 ही बाइंड करेंगे। मतलब जो जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, मतलब जितना मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है वो कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, तो Vmax में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन Km की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। यहाँ पे हमने देखा है कि Km की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है अगर इनहिबिटर है तो, इनहिबिटर नहीं है तो Km की वैल्यू कम रहती है। तो क्या लिखा है? वो सबस्ट्रेट इनहिबिटर हैज़ द सेम साइट फॉर बाइंडिंग, दोनों के पास दोनों एक ही जगह पे बाइंड करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सबस्ट्रेट बाइंड करें एंजाइम के साथ, तो
और इनहिबिटर ना करें तो हमें सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन Vmax कैसा रहेगा इससे? एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया है कि देखो एक एंजाइम हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तो सक्सेनिक एसिड या फिर सक्सिनेट ये जो है हमारा सबस्ट्रेट है। तो जब वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस से बाइंड करेगा तो वो बनाएगा फ्यूमरेट प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहीं हमने मेलोनेट डाल दिया तो क्या सक्सिनेट बाइंड कर पाएगा? नहीं, सक्सिनेट बाइंड नहीं कर पाएगा। और सक्सिनेट नहीं बाइंड कर पाएगा तो क्या फ्यूमरेट बन पाएगा? नहीं। तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा है मीथेनॉल पॉइजनिंग। मीथेनॉल पॉइजनिंग में क्या होता है कि देखो जो मीथेनॉल है वो है आपका सबस्ट्रेट, अगर वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस से बाइंड कर गया तो बनाएगा फॉर्माल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ है। तो अगर मीथेनॉल पॉइजनिंग हुई, अगर वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस से बाइंड कर गया तो फॉर्मिक एसिड, जिससे ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या किया जाता है, इथेनॉल दिया जाता है। इथेनॉल क्या है? इनहिबिटर। तो इथेनॉल दिया जाएगा तो क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस से मीथेनॉल बाइंड नहीं कर पाएगा और बॉडी जो है वो मीथेनॉल को उसी फॉर्म में आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो अगर मीथेनॉल पॉइजनिंग हो जाती है तो खुद से ही इथेनॉल नहीं देना है। इसमें क्या होता है, आपको डॉक्टर के पास ले जाना है तो डॉक्टर इंट्रावेनसली इथेनॉल देता है। ठीक है, तीसरा है पाबा। पाबा यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये एक सबस्ट्रेट है, ये बाइंड करता है फॉलिक एसिड सिंथेटेज से। तो अगर ये फॉलिक एसिड सिंथेटेज से बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, फॉलिक एसिड। अब ये फॉलिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए बहुत नेसेसरी, ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने ऐसी दवाई ले ली, जैसे हमने ले ली सल्फा ड्रग्स, तो सल्फा ड्रग्स क्या करेगी, फॉलिक एसिड सिंथेटेज से बाइंड करेगी। अगर ये बाइंड कर गई तो फॉलिक एसिड बनेगा नहीं। अगर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या है ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? इसमें जो है सपोज ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर, तो इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट अलग होगी और सबस्ट्रेट की अलग होगी। और अगर इनहिबिटर बाइंड कर गए तो अब सबस्ट्रेट जो है वो काम करने लायक नहीं बचा। सपोज पहले हमारे पास 100 एंजाइम थे, अगर उसके साथ 20 इनहिबिटर बाइंड कर गए तो अब कितने बचे? 80 बचे। ये जो 80 बचे वो तो नॉर्मल यही काम करेंगे, लेकिन क्या 80 कभी भी 100 जितना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए Vmax की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन Km अनचेंज्ड रहेगा। तो यही होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर। इन दिस बाइंडिंग साइट फॉर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स आर डिफरेंट, दोनों की साइट डिफरेंट होती है। इनहिबिटर अगर एंजाइम के साथ बाइंड कर गया तो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। Km की वैल्यू सेम रहती है लेकिन Vmax कम हो जाता है, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम का, कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, OTHLIL। ऑक्सीडो रिडक्टेजिस या फिर डिहाइड्रोजिनेसिस। T मतलब ट्रांसफरेजिस, H मतलब हाइड्रोलेसिस, L मतलब लाइजिस, I मतलब आइसोमरेसिस और L मतलब लाइगेसिस। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि 3.2.2.1 इस एंजाइम का क्लास बताओ। कैसे बताओगे आप? जो भी पहला नंबर होता है वही होता है एंजाइम का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, H यानी कि हाइड्रोलेसिस। सब के सब नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कि है ऑक्सीडो रिडक्टेजिस। तो इस ग्रुप के जो इस क्लास के जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करवाएंगे, या तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे या तो रिडक्शन करवाएंगे। वैसे ही है ट्रांसफरेजिस। तो ट्रांसफरेजिस क्या करेंगे, ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाएंगे। कौन से ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाएंगे? एक्सेप्ट हाइड्रोजन ग्रुप। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप तो ट्रांसफ़र होगा इधर ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेसिस के अंदर। तीसरा है हाइड्रोलेजिस। हाइड्रोलेजिस वो एंजाइम्स है कि जो वाटर को ऐड करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे कि ग्लाइकोजन को तोड़ना है, तो ग्लाइकोजन बना कैसे था कि बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े थे, बीच में क्या रिमूव हुआ था, वाटर। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो ये जो वाटर ऐड करके तोड़ता है वो है हाइड्रोलेजिस। लाइजिस, तो लाइजिस के अंदर हमने क्या देखा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो हमारा एंजाइम है वो 4th क्लास का है, तो ये आपको याद रखना है आउट ऑफ द बॉक्स। आइसोमरेसिस, आइसोमर फॉर्म करवाता है। ठीक है, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स आते हैं। तो आइसोमर बनाने का काम
5th क्लास का एंजाइम का। और 6th क्लास लाइगेज, तो ये हम जूलॉजी के अंदर ही 12th के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट चैप्टर में टू बी स्पेसिफिक। लाइगेज जो कि बॉन्ड को जोड़ने में काम में आता है। ठीक है, एक एक करके वापस से देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेसिस या फिर डिहाइड्रोजिनेसिस। क्या करता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है। ट्रांसफरेसिस ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड को ब्रेक करता है वाटर को ऐड करके, जैसे कि पेप्टाइड हो गया, ग्लाइकोसिडिक हो गया, एस्टर हो गया। ठीक है, लाइसिस बॉन्ड को ब्रेक करता है विदाउट एडिंग वाटर। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीईआरटी में जैसे ये दिया है आपको, है ना, ये स्ट्रक्चर दिया है, तो बोलेगा कि इसके लिए, या फिर ये पूरा दिया है तो बताओ ये किस क्लास का एंजाइम है? तो ये 4th क्लास का एंजाइम। उसके बाद है आइसोमरेज, आइसोमर बनाता है। लाइगेज बॉन्ड जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक का, जो कि है कोफैक्टर। हमने पहले ही पढ़ के रखा था। क्या पढ़ के रखा था? कि सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, लेकिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी दिखाता है अपने अंदर। तो ये जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये दोनों मिलके बनाते हैं होलो एंजाइम। इन दोनों ने मिलके क्या बना? होलो एंजाइम। अब कोफैक्टर जो है वो कितने टाइप का हो सकता है? तो कोफैक्टर 2 टाइप का हो सकता है। या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है, या तो वो इनऑर्गेनिक हो सकता है। अगर वो इनऑर्गेनिक है तो कौन होगा? तो वो होगा मेटल आयंस। मेटल आयंस जैसे कि जिंक। जिंक कौन से बॉन्ड बनाएगा? तो बोले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और जिंक जो है वो किसके अंदर कोफैक्टर की तरह काम करेगा? तो ये काम करेगा पेरोक्सीडेज, सॉरी, जिंक काम करेगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एक से, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसके लिए जिंक काम करेगा। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक 2 तरीके के हो सकता है। एक हो सकता है कि जो ऐसा पार्ट कि रिमूव हो सकता है, मतलब कैन सेपरेट। दूसरा होता है कैन नॉट सेपरेट। कैन नॉट सेपरेट, तो जो सेपरेट हो सकता है उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम। सेपरेट नहीं हो सकता, इसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो सपोज ये एंजाइम है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीनेशियस प्लस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। तो अगर ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट अलग हो सकता है तो ये है कोएंजाइम। नहीं अलग हो सकता, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो ये रहेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम के अंदर एक पार्ट होता है NAD और NADP। ये NAD और NADP की फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए विटामिन नायासिन। हमारे बुक के अंदर बायोमोलिक्यूल के अंदर एक ही विटामिन आता है, कौन सा? विटामिन नायासिन, जो कि NAD और NADP को काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन हो सकता है? तो वो हो सकता है हीम। किसके लिए? तो पेरोक्सीडेज और कैटालिस। ये क्या करेगा? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, उसको तोड़ के वाटर बनाने और ऑक्सीजन बनाने में हेल्प करता है पेरोक्सीडेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कोफैक्टर। आपको एक एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है कि होलो एंजाइम को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? एपो एंजाइम तो प्रोटीनेशियस वाला पार्ट हो गया, कोफैक्टर में ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? को एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो पूरा लिखा हुआ है, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम और प्रोटीनेशियस पार्ट, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, कोफैक्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक है तो मेटल आयन जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जिंक जो कि मिलता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर। ऑर्गेनिक है तो सेपरेट हो सकता है या तो सेपरेट नहीं हो सकता। अगर सेपरेट हो सकता है तो कोएंजाइम NAD और NADP, जिसकी फंक्शनिंग के लिए चाहिए विटामिन नायासिन। कैन नॉट सेपरेट, तो इसके लिए है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे कि हीम, पेरोक्सीडेज और कैटालेस के लिए।
जो किस फंक्शन में काम में आता है, तो H2O2 टूट के बनता है H2O + O2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बायो मॉलिक्यूल्स ख़त्म होता है।